राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, ज्योति आइडियाज़ फॉर लाइफ में। तो आज का टॉपिक है कि खरमास कब से शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, और खरमास में हमें किन कार्यों का ध्यान देना है कि वो कार्य हमें नहीं करने हैं, कौन से कार्य आप कर सकते हैं, किस देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और जिनकी शादी इस खरमास के पहले जिनकी शादी हो गई वो तो चलिए हो गया। जिनकी शादी जनवरी में, जैसे ही खरमास ख़त्म होते हैं वैसे ही जनवरी से ही फंक्शन शुरू हो जाते हैं, तो वो शॉपिंग किस तरह से करें, कार्ड वगैरह किस तरह से वितरण सबको करें, क्योंकि खरमास में हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें का सल्यूशन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही आपका काम नहीं है, बेल आइकन को प्रेस करना भी आपका बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियोस तब तक आपके पास नहीं पहुंचेगी जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे। और बस यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक शेयर कमेंट से हमें बहुत हिम्मत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। तो चलिए बातें ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि खरमास में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, खरमास में जो सूर्य भगवान हैं उनकी वो जो है धनु और मीन राशि में जाने की वजह से उनके जो गुरु बृहस्पति हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है, और उनके जो घोड़े होते हैं वो काफ़ी धीमी रफ्तार से चलते हैं, या तो कहा जाए कि वो गधों की सवारी करते हैं। सूर्य भगवान जो 7 घोड़े होते हैं वो गधे बन जाते हैं, यानी कि खर उनकी सवारी सूर्य भगवान करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि खरमास में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य, मुंडन वगैरह, गृह प्रवेश, बहुत सारी चीज़ें, शादी वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं की जाती हैं। इनफैक्ट इस खरमास में तो बिल्कुल भी नहीं की जाती है। और जैसे कि देवउठनी एकादशी से तो आपको पता ही होगा कि मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि स्टार्ट हो जाते हैं, और खरमास लगने के पहले वो सारे कार्य चलते हैं। और जैसे ही खरमास लगता है तो फिर सारे जो भी मांगलिक कार्य है, गृह प्रवेश है, मुंडन संस्कार है, या तिलक है, या एंगेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मांगलिक कार्य में, वो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। इसीलिए क्योंकि उनकी जो रफ्तार है धीमी हो जाती है, जिससे कोई भी कार्य करने में आपको उसका शुभ फल नहीं मिलेगा। इसीलिए खरमास में ये मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जो कि मांगलिक कार्य बहुत तरीके के होते हैं, मैं आगे आपको अब बात करते हैं कि जिनके यहाँ शादियां हैं, जैसे कि देवउठनी एकादशी के बाद और खरमास के पहले जिनकी शादियां थी उनकी शादियां तो निपट गई, लेकिन जिनकी शादी जनवरी में है, यानी कि जैसे ही खरमास ख़त्म होते हैं उसके बाद ही उनके यहाँ शादी वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो अपनी शॉपिंग किस तरह से करें या कार्ड वगैरह भी किस तरह से दे। देखिए, इसीलिए मैं ये वीडियो पहले बना रही हूँ, क्योंकि आज है आपका 30 नवंबर, ठीक है। तो अभी आपके पास पूरा 14 दिन बचा है। जिनकी शादी जनवरी में है तो आपको क्या करने हैं, अगर आपके कार्ड वगैरह छप चुके हैं, बन चुके हैं, तो आप कार्ड बांटना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो काम आप खरमास के पहले शुरू कर देंगे ना, तो उसको अगर खरमास के दौरान करेंगे ना तो वो दोष नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने काम जो है ना खरमास के पहले स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप कार्ड वगैरह जो है जिनको जिनको आपको देने हैं वो देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं सब लोग कहते हैं खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, और ख़ासकर तो मांगलिक कार्य का जैसे कि कार्ड वगैरह देना तो बिल्कुल भी नहीं शुरू किया जाता है। तो आप अभी से ही, आप जैसे कहा जाता है कि जिनके यहाँ शादियाँ होती हैं वो सबसे पहले सर्वप्रथम मंदिर में कार्ड दे, जो भी आपके कुल देवता है, कुल देवी हैं, या जिस भी मंदिर में आप दे सकती है वहाँ देकर फिर अपने मायके दिया जाता है पहला कार्ड। तो ये आप अपना जो देने लेने का जो प्रक्रिया ये आप शुरू कर दीजिए, तो आप खरमास में कार्ड बांट। तो बात करते हैं कि अगर आपको शॉपिंग वगैरह आपने नहीं किया है तो आप खरमास में शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। जिनकी शादी जनवरी में खरमास उतरते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप खरमास लगने से पहले ही जो भी आपके घर में सबसे पहले खरीदा जाता है वो आप खरीदिए, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो साड़ी कपड़ा खरीदने से पहले सबसे पहले हमारे यहाँ हल्दी ज़रूर लिया जाता है, क्योंकि हल्दी शुभ का प्रतीक होता है। तो आप जब कार्ड वगैरह अभी से वितरण करें तो सबसे पहले हल्दी
अपने लिए खरीदे। फिर सुहाग का सामान आप खरीद लीजिए, जो भी आप लेना चाहती हैं, क्योंकि सिंदूर वगैरह तो सिंगूरा ससुराल से ही आता है। तो आप चूड़ी, बिंदी, जो भी आप खरीद सकती हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो ना, वो आप अभी से ही खरीद लीजिए। अगर आप खरीद ली, फिर आपको खरमास में खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत जो है ना अभी से कर दी है, तो खरमास में उसका दोष नहीं लगेगा। तो आप जितनी भी लड़कियां हैं, तो अपनी शॉपिंग अभी से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आपने शुरुआत कर दी ना, तो खरमास में खरीदने में कोई बात नहीं, क्योंकि आपने शादी की शॉपिंग अभी से शुरू कर दी है। और जो लोग अभी नहीं खरीद सकते, वो खरमास में बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि सुहाग का कोई भी चीज़ खरीदना तो नहीं चाहिए। अगर बाई चांस आप खरीद भी रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप उसको यूज़ मत करिए, ठीक है। नए कपड़े वगैरह अगर कोशिश हो तो इग्नोर कीजिए। वैसे आप खरमास में सुहाग का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन आप उसको यूज़ मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो लड़के वाले होते हैं, जैसे कि लड़कियों के यहाँ शगुन जाता है, तो शगुन का सामान आप खरमास में कैसे कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हीं लोगों को होती है जो जनवरी में शादी होती है, यानी कि खरमास ख़त्म होते ही उनके यहाँ फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो शगुन वगैरह का सामान खरमास में कैसे खरीदें। तो मैं फिर से यही कहूँगी आप लोगों से कि खरमास लगने से पहले आप अपना कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि कार्ड वगैरह बांटना भी हुआ, अगर आपको लड़की के शगुन भेजना है दुल्हन के लिए, तो आप शगुन का सारा सामान ना आप 1-2 सामान पहले खरीद लीजिए, ताकि आपको ये जो छुटका एक होता है ना कि खरमास में नहीं लिया जाता है, तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो आप पहले से ही शॉपिंग कर लीजिए। शॉपिंग करने से ये रहेगा ना कि क्योंकि हल्दी खरीदना काफ़ी शुभ होता है शादी के पर्पज़ से ना, आप साबुत खड़ी जो हल्दी होती है वो खरीद लीजिए, लड़की को जो आपको साड़ी वगैरह देना है वो खरीद लीजिए, और बाकी सारी चीज़ें जो कच्ची सी चीज़ें होती हैं आप खरमास में भी खरीद के दे सकते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत अभी से कर दी है ना, तो वो नहीं लिया जाएगा। तो आपको जो भी शगुन वगैरह का सामान देना है लड़की के यहाँ, वो आप अभी से 1-2 सामान खरीद लीजिए, ताकि आपको जैसे ही आपका ये खरमास ख़त्म होगा, शगुन देने में आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपने पहले से ही शॉपिंग कर ली थी। और जो दही वगैरह दिया जाता है उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती है, चावल-वावल रंग के देते, वो आप आराम से इसमें कर सकती हैं। जैसे ही वो खरमास उतरेगा वैसे ही उसके उस दिन आप करके आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि खरमास के पहले ही आप शॉपिंग कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि जो व्रत किसको व्रत उठाना है खरमास में, उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। तो देखिए, खरमास में आपको व्रत कोई भी नया व्रत आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि खरमास में ये शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश यही कीजिए कि खरमास में कोई भी व्रत ना उठाएं। अब अगर आपको कोई व्रत उठाना है ना, तो खरमास लगने से पहले ही आप व्रत उठा लीजिएगा। और बहुत सारी बहनें मेरी होती हैं जो व्रत करती हैं और उद्यापन उनका खरमास में बढ़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप खरमास में उद्यापन मत करिएगा, क्योंकि उद्यापन भी एक शुभ कार्य को प्रति दिखाता है। तो आप उद्यापन भी खरमास में बिल्कुल भी मत करिएगा, ना व्रत उठाइएगा, ना ही खरमास करिएगा। और अगर और ये कह सकते हैं कि अगर आपने खरमास के पहले व्रत उठा लिया, तो आप खरमास में व्रत रह सकती हैं, लेकिन आपको व्रत उठाना भी नहीं है और खरमास में आपको उद्यापन भी नहीं करने हैं, ठीक है। तो क्योंकि व्रत जो होता है ना, वो भी बहुत शुभ ही लिया जाता है। अब जैसे कि मुझे भी मैंने भी मेरा भी व्रत है, तो मुझे उद्यापन करना है, तो मैं खरमास के पहले ही अपने व्रत का उद्यापन कर लूँगी। खरमास में मैं उद्यापन नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे साइड में ना खरमास में ना व्रत उठाया जाता है और ना ही उसका उद्यापन किया जाता है, ठीक है। तो आप व्रत अगर पहले से रह रही हैं, तो खरमास में व्रत रह सकती हैं। अब बात करते हैं कि जिनकी नई-नई शादी हुई है, तो क्या वो खरमास में अपने मायके से ससुराल या ससुराल से मायके आ सकती हैं? तो देखिए, अगर आपकी शादी ना अगर न्यूली मैरिड है, यानी कि 1 ईयर के अंडर आप हैं, मतलब अभी आपकी शादी 1 साल भी नहीं हुई है, तो आप खरमास में बिल्कुल भी ना मायके से ससुराल जाइए, ना ससुराल से मायके जाइए, क्योंकि हमारी साइड ना ये खरमास काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। हम लोग अपने ना ससुराल जाते हैं, ना मायके जाते हैं, जहाँ पे मतलब रहो मतलब यही कोशिश करते हैं कि ससुराल से मायके हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इमरजेंसी, भाई इमरजेंसी सबके घर में हो सकती है, तो अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा ऐसा इमरजेंसी पड़ जा रहा है कि आपको ससुराल से मायके जाना पड़े, तो आप बिना कोईछा डाले जाइएगा, ठीक है। और अगर मायके से ससुराल आ रही है, तो बिना कोईछा डाले ही आइएगा, क्योंकि ये खरमास अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं ये होता है। मायके और ससुराल आना जाना, तो ये शुभ नहीं माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी शादी 1 साल के पार हो गई, यानी कि आपके 1-2 साल हो गई शादी, तो फिर आप आ जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप कोईछा मत लीजिएगा, ना ससुराल से मायके जाते समय, ना मायके से ससुराल आते समय, ठीक है। और आप बस ऐसे आ जा सकती हैं। और लेकिन जिनकी शादी न्यू न्यू है तो वो कोशिश यही कीजिए कि आपको नहीं जाना है। और अगर कोई इमरजेंसी पड़ भी जा रही है तो आप बिना कोईछा लिए जाइएगा और बिना कोईछा लिए ही आइएगा, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी शुभ नहीं माना जाता है ये खरमास आने जाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि खरमास में किस देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि सूर्य भगवान धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी गति काफ़ी धीमी हो जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। अगर आप सुबह स्नान आदि कर लेते हैं तो सूर्य भगवान को एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली और थोड़ा सा अक्षत डाल के और एक लाल फूल डाल के आप उनको सुबह सुबह उनको जल अर्पित कीजिए। और जल अर्पित करते समय नीचे आप कोई भी पात्र रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, छोटा सा बाल्टी क्यों ना आपके घर में हो, और वो जल उसी में गिरे, आपके पैरों पे कोशिश ये कीजिए कि आपके पैरों पे छींटा ना पड़े उनके जल का, क्योंकि उनका अपमान होता है। और अगर कहीं आप ऐसे सिंगल जल दे रहे हैं और वो नाली की तरह ऐसे बह रहा है तो जो क्रॉस भी करेगा ना उस पानी को, उनको भी दोष लगेगा। तो इससे बढ़िया आपको भी दोष लगेगा, उनको भी दोष लगेगा। तो इससे अच्छा है कि एक नीचे पात्र रख लीजिए और जल दीजिए। और जो जल जिस पात्र में आपने जल को इकट्ठा किया वो किसी भी पौधे में डाल दीजिए, बस तुलसी जी के पौधे में मत डालिएगा। तो इस महीने पूरे खरमास के समय सूर्य भगवान की आराधना करना बहुत अच्छा होता है। आप सूर्य स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जैसा आपको कहते हैं जितनी शक्ति उतनी भक्ति। अगर आप कर सकते हैं तो आप करिएगा, नहीं कर सकते तो आप सुबह बस उनको जल दीजिए, उनकी आराधना कीजिए। अगर चालीसा पढ़ सकते हैं तो चालीसा पढ़िए, बस इतनी पूजा। और बाकी देवी देवताओं की तो बात कर लेते हैं कि खरमास कब से लग रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो देखिए खरमास लग रहा है 15 दिसंबर से, आपका लग रहा है सन 2024, और ख़त्म हो रहा है 14 जनवरी सन 2025। ये पूरा कुल 1 महीने की अवधि का होता है ये खरमास। और इस खरमास में आपको कोई शुभ कार्य नहीं करने हैं, कोई मांगलिक कार्य नहीं करने हैं, कोई मुंडन, कोई गृह प्रवेश आपको नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ करना शुभ नहीं होता है, वो आपके सामने ही पता चल जाएगा। और बहुत सारे लोग होते हैं कि नए इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं। तो ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि आप इस महीने ना खरीदिए, क्योंकि ये जो महीना होता है ना, इसमें मैंने आपको बताया ना कि सूर्य भगवान धनु और मीन राशि में जाने से उनका प्रभाव धीमा हो जाता है। यानी कि आपकी जो भी आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे ना, वो चीज़ें कहीं न कहीं धीमी होगी, मतलब उसकी रफ़्तार धीमी, मतलब वो चीज़ें आपको शुभ फल नहीं देंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप इस महीने कुछ खरीद के देखिए, वो आपको ज़्यादा आप सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे उन चीज़ों से। तो इस महीने आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करिए, और बस 1 महीने का ही रहता है। और नए कपड़े, आप शादी वगैरह तो आप नए कपड़े खरीद सकते हैं, दे भी सकते हैं। लेकिन जिनके घर पड़ रहा है, मैंने उनको बता दी कि उन्हें आप कैसे शॉपिंग करनी है ताकि ये खरमास आप लोगों को ना लगे। तो मेरी ये छोटी-सी जानकारी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट करिए, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर, कमेंट से हमें बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम सब बहुत मेहनत करते हैं। तो बस यही कहूँगी कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अच्छे-अच्छे आइडियाज़ और टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है, यानी कि जो मेरे घर में जैसे जैसे मेरे परिवार में होता है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी आपके सामने जानकारी लाऊँ, वो एकदम सटीक जानकारी लाऊँ और बिल्कुल अपने पे किया हुआ वो सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ। तो बस यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ही आपका एक काम नहीं है, बेल आइकन को प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगी जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे। तो बस यही है, लाइक, शेयर, कमेंट आप करते रहिए और हिम्मत मुझे दीजिए कि ताकि अभी हमें बहुत आगे जाना है। और मेरी पिछली वीडियोस को आप लोग बहुत पसंद किए हैं कि अपने पति की लाडली कैसे बने, तो आप जाके देखिए मेरी ये वीडियो, और उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया है कि आप अपने पति के दिल में कैसे उतरेंगी। बस यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं बाद में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।